मेरे लिए कोई अलग कानून नहीं। अगर मैं अपराध करूंगा तो उसी कानून से मैं भी देखा जाऊंगा, जिस कानून से कॉमन मैन देखा जाएगा। मुख्यमंत्री का पद किसी कानून से ऊपर नहीं हो सकता। कोई व्यक्ति किसी कानून से ऊपर नहीं हो सकता। हम भारत के संवैधानिक व्यवस्था से जुड़े हुए लोग हैं और मेरा मानना है भारत के हर नागरिक को भारत के इस कानून को मानना चाहिए। भारत के अंदर शंकराचार्य की पवित्र परंपरा, जगत गुरु शंकराचार्य ने देश के अंदर 4 कोनों में 4 पीठों की स्थापना की। उत्तर में ज्योतिषपीठ की स्थापना, दक्षिण में श्रृंगेरी, पूरब में जगन्नाथपुरी, पश्चिम में द्वारिकापुरी। 4 पीठों के 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन सब के अपने मंत्र हैं। ऋग्वेद, इसका मंत्र प्रज्ञानम ब्रह्म, ये प्रज्ञा ही ब्रह्म है, ये इसका मंत्र है। क्योंकि बुद्धि की पवित्रता पर ऋग्वेद ध्यान देता है। यजुर्वेद अहम ब्रह्मास्मि, ये इसका मंत्र है, मैं ही ब्रह्म हूं। कोई भी साधक जब अपनी साधना की पराकाष्ठा में पहुंचता है तो उसको इस बात की अनुभूति होती है। यही उपनिषदों का उद्घोष भी है। सामवेद तत्त्वमसि, यानी उस आत्मा के बारे में तू ही वह है, यानी जिसको तू बाहर ढूंढ रहा वो तुझ में ही है। और अथर्ववेद अयात्मा ब्रह्म, ये आत्मा ही ब्रह्म है। ये 4 मंत्र हैं। आदि जगत गुरु शंकराचार्य ने अनिवार्य किया है, जिस पीठ के लिए जो योग्य पात्र होगा उसका मंत्र, उसका भाष्य, आज की भाषा में आप कह सकते हैं थीसिस, वह विद्वत परिषद के द्वारा अप्रूव की हुई, उसके द्वारा और फिर उस परंपरा के द्वारा उसको मान्य किया गया। हर व्यक्ति शंकराचार्य नहीं लिख सकता। हर व्यक्ति हर पीठ के आचार्य के रूप में जाकर के जहां तहां वातावरण खराब नहीं कर सकता। उन मर्यादाओं का पालन सबको करना होगा। और अगर वो शंकराचार्य थे तो क्यों आप लोगों ने लाठीचार्ज किया था वाराणसी में? क्यों FIR लॉन्च किया था? आप नैतिकता की बात करते हैं। 4.5 करोड़ श्रद्धालु जहां पर आए हों, वहां पर जो एग्जिट गेट है, जहां से श्रद्धालु बाहर निकल रहा है स्नान करके, उस द्वार, उस पेंटून से, उस मार्ग से किसी को बाहर निकलने का कोई वो नहीं, क्योंकि उससे अंदर जाने का कोई प्रयास करता है तो एक नए स्टैम्पेड को जन्म देता है, वहां पे नए भगदड़ को जन्म देता है, श्रद्धालुओं के जीवन के साथ खिलवाड़ करता है। एक जिम्मेदार और मर्यादित व्यक्ति कभी इस प्रकार का आचरण नहीं कर सकता, कभी नहीं कर सकता। आपको पूछना है, सपा के लोग पूछे, लेकिन हम लोग मर्यादित लोग हैं, कानून का शासन पर विश्वास करते हैं, कानून का शासन पालन करना भी जानते हैं, पालन करवाना भी जानते हैं, दोनों चीजों को एक साथ लागू करवाना जानते हैं। लेकिन इसके नाम पे गुमराह करना बंद करिए। आप लोग हर एक सेक्टर में गुमराह कर रहे हैं। किस रूप में गुमराह कर रहे हैं और गुमराह करने के आपके तौर तरीके किस रूप में हैं, हमें भौचक होता है। आप लोग सदन की कार्रवाई को भंग करते हैं, यानी SIR की कार्रवाई चल रही है भारत निर्वाचन आयोग के मार्गदर्शन में, ये लोग विरोध करते हैं।
विरोध करते हैं कि एसआईआर की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के अंदर अब तक ईएसडी जो अब तक आंकड़े जारी किए हैं भारत निर्वाचन आयोग ने, एब्सेंट, शिफ्टिंग एंड डेथ, इनमें 2,88,00,000 से अधिक लोग सामने नहीं आए हैं जिन्होंने एसआईआर का फॉर्म नहीं भरा है। इनमें से 46,23,000 तो केवल मृतक हैं जिनके नाम पे लोग वोट डालते थे। 1,39,00,000 ये वे हैं जो परमानेंटली शिफ्टेड हैं, उनके नाम पे लोग वोट डालते थे। 25,47,000 डुप्लीकेट है। लगभग 80 लाख ये एब्सेंट है, यानी इसका मतलब वो है ही नहीं, या उनको जबरदस्ती नाम बना करके बढ़ा करके कर दिया गया, और बाकी कुछ अन्य श्रेणी के हैं। 2,88,00,000 अब तक आए हैं। दूसरा, फॉर्म 7 कोई भी किसी के नाम पे अगर देता है, भारत निर्वाचन आयोग उसका वेरिफिकेशन करा रहा है। अगर कोई फिजिकली प्रस्तुत हो रहा है कि साहब ये फॉर्म 7 गलत है, मैं हूं, तो फॉर्म 7 वहीं पे रिजेक्ट हो रहा है। क्यों वातावरण खराब कर रहे हैं आप लोग? कोई व्यक्ति एक पारदर्शी व्यवस्था चाहता है तो आप लोग पारदर्शी व्यवस्था के समर्थन नहीं करते, अच्छा कार्य नहीं होने देते, न अच्छा काम किया है न अच्छा काम करने देंगे। और इसीलिए प्रदेश के अंदर आज जिस ओर हम गए हैं, मैंने बताया ना कि 2013 में कुंभ था और कुंभ में कुल 12 करोड़ श्रद्धालु आए थे, और माघ मेला में 21 करोड़ की संख्या पार हो चुकी है। कल परसों अंतिम स्नान होगा, यानी यद्यपि माघ मेला तो केवल माघी पूर्णिमा तक होता है। यह है सरकार की सुविधा और सुरक्षा पे विश्वास। आप लोग माता के नाम पर, शंकराचार्य के नाम पर, एसआईआर के नाम पर या किसी अन्य के नाम पर समाज को गुमराह बंद करिए, देश के बारे में सोचिए। महामहिम राज्यपाल जी ने जो अभिभाषण इस सदन में दिया था, सरकार की इन्हीं उपलब्धियों को लेकर के दिया था और भावी कार्य योजना को लेकर के दिया था। अगर आप लोग सुने होते तो प्रश्न संभवतः मुझसे नहीं करते, लेकिन आपने दिया तो मैंने उसका जवाब देने का भी प्रयास किया है। और इसलिए अध्यक्ष जी, मैं इस मजबूती के साथ कह सकता हूं कि आज का हमारा उत्तर प्रदेश अब पहचान के लिए मोहताज नहीं है। आज कानून का राज है, अपराधी भयभीत है, एक गरीब का सम्मान है, किसान खुशहाल है, बहन और बेटियों में सुरक्षा का एहसास है, और युवाओं को रोजगार का अवसर प्राप्त हो रहा है। गांव में बिजली है और हर हृदय में एक गौरव की अनुभूति भी है। और यह है आज का उत्तर प्रदेश जो आधुनिक राम राज्य का एहसास उत्तर प्रदेश के वासियों को कर रहा है। विरासत और विकास साथ साथ चलेंगे। ये जन कल्याण, रोजगार सृजन, निवेश के विस्तार और सामाजिक सुरक्षा के माध्यम से प्रदेश को सशक्त, सुरक्षित और समृद्ध बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। और हम लोगों ने तय किया है 2029-30 तक उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को देश की नंबर 1 की अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करके उस अभियान को लेकर के हम आगे बढ़े। और उसी अभियान के क्रम में यह अभिभाषण माननीय राज्यपाल जी ने इस सदन में प्रस्तुत किया है। मैं एक बार फिर से उन सभी माननीय सदस्यों का जिन्होंने इस पूरी चर्चा में भाग लिया,
अपने अमूल्य सुझाव दिए, विचार इस सदन में रखे, सदन की मर्यादा और गरिमा को ध्यान में रख करके उन सभी बातों को रखा। मैं उन सबको हृदय से धन्यवाद देता हूं। अध्यक्ष जी, आपका भी आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। मैं श्री राज्यपाल जी के द्वारा किए भाषण के लिए धन्यवाद प्रस्तुत